नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें भलीभांति देख भी रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नया भाग लेकर के एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ और आज मैं आपके सामने पार्ट नंबर 52 लेकर के आया हूँ। और ये वीडियो मैंने पहले बना दिया था, लेकिन आवाज़ नहीं आने के कारण से एक दो वीडियो मैंने पहले बना दिए थे। ये पहले पेज पर पहले से नोट कर रखा है मैंने, क्योंकि वीडियो भी मैंने पहले बना दिया था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई साथ में। तो पार्ट नंबर 52 आज अपने बच्चों पढ़ेंगे, जिसमें न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का अध्ययन करेंगे, पार्ट नंबर 52। और इससे पहले 51 भाग अपने पढ़ चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर चल रहा है जिसके बारे में मैंने आपको पहले से बता दिया है। और इसमें पहले जो थोड़ा सा पहले पेज पर मैंने नोट कर रखा है, उसमें पहले वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अपने जो पार्ट नंबर 51 में आप देख पा रहे हो, आप पेज पर आपके सामने है कि इससे पहले ये चीज़ अपने पढ़ ली थी। पार्ट 51 में आपको थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन क्या चीज़ होती है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और ये कैसे काम करती है कि शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना को तंत्रिका कोशिका द्वारा भेजा जाता है। बच्चों, शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना को तंत्रिका कोशिका द्वारा भेजा जाता है और यह शरीर के प्रत्येक ऊतक या अंगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ती है। यह शरीर के प्रत्येक ऊतक या अंगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से क्या करती है बच्चों? जोड़ती है। ठीक है ना। ये इसमें ये बताया गया है कि ये किस प्रकार से काम करती है। तो ये शरीर के प्रत्येक ऊतक या अंग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा कनेक्ट करती है। अब प्रत्येक ऊतक या अंग जो होता है ना, उसमें सारी चीज़ें आ गई, ऊतक भी आ गए और सारे अंग भी आ गए। जो प्रत्येक अंग, हर अंग है, उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ये कनेक्ट करती है। ठीक है। और शरीर से प्राप्त उद्दीपनों, यानी जो संकेत होते हैं शरीर से प्राप्त होते हैं, उन उद्दीपनों को ग्रहण करके एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका में पहुंचाती है। उन संकेतों को ग्रहण करके एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका में क्या करती है बच्चों? पहुंचाती है। जो इस क्रिया से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचती है। जो इस क्रिया से कहाँ तक पहुंचती है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचती है। ठीक है ना। यानी इसमें क्या क्लियर हुआ कि जो शरीर से प्राप्त संकेत होते हैं, उद्दीपन होते हैं, उनको ये ग्रहण करता है और ग्रहण करके एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका में पहुंचाती है, जो इस क्रिया से मस्तिष्क व मेरुरज्जु तक पहुंचती है। यानी इसी क्रिया के दौरान ये संकेत मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और मेरुरज्जु तक पहुंचते हैं। यानी जो मैंने आपको बताया कि अपना शरीर आदेश देता है किस प्रकार से जब कोई घटना घटित होती है, जैसे अपने किसी वस्तु को छू लिया, गर्म है या ठंडी है, तो अपने मस्तिष्क के द्वारा या जो आदेश दिए जाते हैं कि अपने उसको तुरंत हटाना चाहिए, तो अपना जो शरीर है उस पर कार्यवाही करता है और उसको तुरंत हटाने का संकेत दिए जाते हैं, उद्दीपन जो है वो दिए जाते हैं। और उसके बाद में वो जो प्रतिक्रिया है वो पूर्ण होती है और अपने शरीर के जो अंग है वो वहाँ से हटा लिए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये घटना इस प्रकार से कुछ घटित होती है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है। फिर देखो, मस्तिष्क व मेरुरज्जु से प्राप्त सूचनाओं को शरीर के अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी होता है। अब मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो प्राप्त संकेत होते हैं उनको शरीर के अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है। और पहुंचाने का कार्य तंत्रिकाएं कोशिकाएं करती हैं, ये भी हो गया। फिर प्रत्येक तंत्रिका कोशिका 3 भागों से मिलकर बनी होती है बच्चों। कितने भागों से मिलकर बनी होती है? 3 भागों में, जिसमें पहला द्रुमाशय या डेंड्रोन, ये इंग्लिश नाम है, ये पहला भाग है। पहला भाग इसमें पढ़ लिया था, आज दूसरे का जिक्र करेंगे, थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यह तंत्रिका कोशिका का प्रथम शाखित भाग होता है। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग होता है? प्रथम शाखित भाग, यानी एक शाखा बनी होती है, इसमें लगातार कनेक्ट होती है शाखाओं से, जो कि कोशिकाओं में छोटे छोटे प्रवादों के रूप में पाए जाते हैं। जो कोशिका में छोटे छोटे प्रवादों के रूप में बच्चों क्या होती है? ये पाए जाते हैं। और यह उद्दीपनों को ग्रहण करके कोशिका काय की तरफ भेजता है और संकेतों को ग्रहण करके कहाँ भेजता है? ये कोशिका काय की तरफ भेजता है। बात आ गई समझ में? ठीक है। तो ये संकेतों को ग्रहण करता है और उनको कोशिका काय की तरफ भेज देता है। ठीक है। फिर आज जो अपने जिस पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं, दूसरा पार्ट, इसका पार्ट नंबर 52 में जो मैं अपने जिक्र कर रहा हूँ वो है कोशिका काय या साइटोन। ये नया पॉइंट है जो मैंने यहाँ पहले से नोट कर दिया। अभी मैंने प्रॉब्लम आपको बताई थी, ये वीडियो तो मैंने बनाया था आपके लिए, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आ पाने के कारण फिर ये नोट हो गया यहाँ, तो इसी में मैं बता देता हूँ, आप क्लियर कर लेना। कोशिका काय साइटोन
यह तंत्रिका का मुख्य भाग होता है। तंत्रिका का बच्चों मुख्य भाग होता है ये, जो द्रुमाशय से प्राप्त उद्दीपनों को तंत्रिकाक्ष की तरफ भेजता है। यानी यह तंत्रिका का मुख्य भाग होता है जो द्रुमाशय से प्राप्त उद्दीपनों को तंत्रिकाक्ष की तरफ भेजता है। द्रुमाशय से जो उद्दीपन प्राप्त होते हैं उनको बच्चों ये कहाँ भेजता है? तंत्रिकाक्ष की तरफ भेजता है। और कोशिका काय में केंद्रक व कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि कोशिका काय में क्या पाया जाता है? कोशिका काय में केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य भी उसमें पाया जाता है। ठीक है। और कोशिका द्रव्य में निसेल ग्रेन्युल पाए जाते हैं। देखो अंडरलाइन करूँगा मैं, यानी इसमें एक तो कोशिका काय में केंद्रक पाया जाता है और कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और विशेष करके कोशिका जो द्रव्य होता है उसमें निसेल न है, ये नाम ध्यान देना, निसेन ग्रेन्युल पाए जाते हैं बच्चों। क्या पाए जाते हैं? निसेल ग्रेन्युल इसमें इसके साथ साथ पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये निसेन ग्रेन्युल भी इसके अंदर क्या है? इसके साथ साथ ही पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसका दूसरा भाग। ये तो इसका कौन सा भाग हो गया? दूसरा भाग। तो इसमें अपने यहाँ देखा, आपको क्लियर हो गया होगा कि पहला पार्ट क्या था पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में क्या है, ये चीज़ सारी मैंने आपको यहाँ बता दी है। तो ये तो हो गया इसका दूसरा पार्ट। और तीसरे पार्ट में देखो, तीसरे पार्ट में अपने देखते हैं तीसरे में क्या है कि जो 52 नंबर पार्ट में अपने पढ़ रहे हैं, तीसरा भाग आप देख रहे हो 52 नंबर पार्ट का यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे, कि तीसरे भाग में तंत्रिकाक्ष या एक्सोन, तीसरा भाग क्या है? तंत्रिकाक्ष या एक्सोन, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। यह क्या है कि तंत्रिकाक्ष या एक्सोन, ये इसके दो नाम हैं। इसमें यह कोशिका काय से एक लंबे पदार्थ के रूप में निकलने वाली बेलनाकार संरचना होती है। कोशिका काय से एक लंबे पदार्थ के रूप में निकलने वाली बेलनाकार संरचना होती है, जिसके अंतिम सिरे पर गुंडी के समान संरचना पाई जाती है। अंतिम सिरे पर कैसी संरचना पाई जाती है? गुंडी के समान संरचना पाई जाती है, जिसे सिनेप्टिक गुंडी कहते हैं। अंडरलाइन किया है मैंने बच्चों यहाँ, जिसका नाम क्या है? सिनेप्टिक गुंडी, जिसे सिनेप्टिक गुंडी कहते हैं। ध्यान देना, इसका नाम क्या है? इसे सिनेप्टिक गुंडी अपने कहेंगे। ठीक है ना। तो ये इसमें हो गया कि इसे सिनेप्टिक गुंडी अपने कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये तो हो गई इसमें ये बात। अब देखो इसके साथ साथ मैं एक विशेष बात और बताना चाहूँगा, मेरे ध्यान में आ गया बीच में, कि कुछ बच्चे लगातार मेरे से संपर्क कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा है कि सर हमारी ट्यूशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा निकल गया है, स्कूल कब तक खुलेंगे पता नहीं है। तो आपकी क्लास के जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं। तो आप में से बच्चों जो इच्छुक हों वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना नाम बताएं कि मेरा ये नाम है, तो ताकि मैं उस हिसाब से जो अपनी गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो भी बच्चे हो पाएगा उस हिसाब से कोशिश करेंगे कि कुछ करने की, क्योंकि सिलेबस से बहुत बड़ा है और फिर उतना सिलेबस नहीं हो पाएगा, आप भी जानते हो। और जुलाई माह पूरा चला गया है और अगस्त आने को है, जैसे आज 26 तारीख हो गई है और अगस्त आने को है। तो कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ स्टार्ट किया जाए। और विशेष करके वैसे देखो सारे सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, लेकिन गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, ये तीनों सब्जेक्ट विशेष करके कवर करने अति आवश्यक होते हैं। ठीक है ना। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, वैसे तो सारे सब्जेक्ट इक्वल होते हैं, इतना ही महत्व हिंदी, संस्कृत और सामाजिक का भी होता है, लेकिन उनको आप आसानी से पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, लेकिन इनमें समझने वाला मैटर होता है। और विज्ञान में अभी बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी हैं जो प्योरली समझने वाले पड़े हैं, जो मैंने आपको पहले गाइडलाइन के अनुसार बताया था, क्योंकि बच्चों के हिसाब से करवाने पड़ते हैं चैप्टर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे व्यवस्था बनती है अपने सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए, तो एक एक दो बच्चों को, या फिर जैसे भी व्यवस्था बनती है उस हिसाब से बैच स्टार्ट कर दिया जाए, तो आपको समस्या का सामना न करना पड़े। बैच का मतलब यही नहीं है कि बैच में कोई ज़्यादा बच्चे हों, बैच में मतलब 2-3 बच्चे भी हो सकते हैं। तो निश्चित दूरी बना करके वो स्टार्ट कर दी जाए ताकि आपको नुकसान न झेलना पड़े। ठीक है ना। तो जो भी इच्छुक हों तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और बाकी देख रहे हैं जैसे भी व्यवस्था बनती है वो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। ताकि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। और वीडियो आप कम देख रहे हो बच्चों, ठीक है ना, ये भी मैंने ध्यान किया है, वीडियो आप कम देख रहे हो तो पूरा ध्यान दें। ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान उसमें न हो पाए। फिर आगे देखो, तो इस चीज़ पर आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो लड़कों की अलग व्यवस्था कर देंगे और जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनकी अलग व्यवस्था कर देंगे। तो उस हिसाब से वो सेटिंग करके
व्यवस्था बिठा लेंगे। तो गाइडलाइन के हिसाब से, जिसमें गाइडलाइन का भी पालन हो, तो इस हिसाब से अपने कोशिश करेंगे, ठीक है। और देखो पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। ऑनलाइन मैंने देखा है कि मैं लगातार आपसे जुड़ा हूँ बच्चों। आपकी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो तो आप बताओ। एक दिन भी अगर मैंने वीडियो मिस होने दिया है आपका तो आप बताइए। एक दिन भी आपकी क्लास मिस हुई है क्या विज्ञान की, बताओ आप, ठीक है। तो लगातार मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, मार्च में तो नहीं, मैंने अप्रैल से क्लासें स्टार्ट कर दी थी, आपको ध्यान में होगा। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने हो गए। आप ही के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्योंकि आप 10th क्लास में हो, आपको नुकसान ना हो, बोर्ड की क्लास है। और 10वीं आधारभूत क्लास होती है, मेन क्लास होती है, यही आधार होता है। बाकी क्लासें तो आगे फिर अपने हिसाब से चलती हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन बोर्ड की क्लास 10वीं 12वीं आधार होती है, फिर आगे का बेस तैयार होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ पर गौर करके और थोड़ी चिंता वाली स्थिति में ध्यान देकर आपको लगन करनी है, देखो, ठीक है ना। अब सरकार तो पता नहीं कब तक स्कूलें खोलेंगी, लेकिन उसमें आपको नुकसान हो जाए, फिर ऐसा काम भी नहीं होना चाहिए। तो आप बच्चों को ही लगन करनी होगी इसमें, ठीक है ना। तो आप लगन करके हमसे संपर्क करें, तो उस हिसाब से आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो भी इच्छुक हों, ठीक है। तो ये देखो, सिनेप्टिक गुंडी में अगला पॉइंट, सिनेप्टिक गुंडी में सिनेप्टिक पुट्टिकाएँ पाई जाती हैं, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, जिसे एसाइटिलकोलिन भी कहते हैं, नामक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है ना। न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें पाया जाता है, जिसे एसाइटिलकोलिन कहा जाता है, ठीक है। यह तंत्रिका कोशिका से एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में संकेतों को भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये क्या काम करती है, यानी ये जो काम है ये क्या है कि ये तंत्रिका कोशिका से एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में संकेतों को भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर देखो, तंत्रिका कोशिका से संकेत हमेशा तंत्रिकाक्ष के द्वारा बाहर निकलते हैं। तंत्रिका कोशिका से संकेत हमेशा तंत्रिकाक्ष के द्वारा बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। प्रथम तंत्रिका, अगला देखो, ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये भी, कि तंत्रिका कोशिका से संकेत कैसे बाहर निकलते हैं। तंत्रिका कोशिका से संकेत हमेशा तंत्रिकाक्ष के द्वारा बाहर निकलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, ध्यान देना। फिर अगला, प्रथम तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा व दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमाशय के मध्य भाग को सिनेप्स, ध्यान देना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों, अभी बता देता हूँ कि प्रथम तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा, प्रथम तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा व दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमाशय के मध्य भाग को सिनेप्स या संधि स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनेप्स या संधि स्थल कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है बच्चों, क्योंकि 2019-2020 का एग्ज़ाम अभी हुआ है, 2019 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बार फिर से आने के चांसेस बनते हैं आपकी क्लास के लिए कि संधि स्थल किसे कहते हैं। आप एग्ज़ाम वो पेपर उठा के देख लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन किया गया है, तो इसमें आपको ये लिखना है, प्रथम तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमाशय के मध्य भाग को सिनेप्स या संधि स्थल कहा जाता है। जो भी क्वेश्चन देखो साथ साथ में आ रहा है, बोर्ड द्वारा पिकअप किया गया है, उठाया गया है, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ साथ साथ में कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उस हिसाब से तैयारी कर पाओ, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। तो ये सिनेप्स या संधि स्थल कहा जाता है, ये डेफिनेशंस हो गई, ठीक है ना। तो ये प्रथम तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमाशय के मध्य भाग को सिनेप्स या संधि स्थल कहा जाता है, ठीक है। तो वीडियो पहले बन गया था बच्चों, मैंने बना दिया था, लेकिन आवाज़ नहीं आ पाने के कारण मैं ये दोबारा बता रहा हूँ आपको। तो आप इस पर गौर फरमाइएगा और इस चीज़ को क्लियर कीजिएगा। और जो बात मैंने बताई अभी बीच में आपके भविष्य के बारे में, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके आप बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए यदि आपको पसंद आता है तो, और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को, सहपाठियों को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बोलें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को, आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिए। आपकी दया और आपके सहयोग से जो सब्सक्राइबर है वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, जल्दी हम शो करेंगे उनको, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़े से सहयोग की और आवश्यकता है, ठीक है। तो आप वो थोड़ा पूरा कीजिए। जो भी आपके जानकार मिलते हैं उनसे चैनल सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि आप हर किसी को इसके बारे में बोल सकते हो। जो भी आपका दोस्त रिश्तेदार मिलता है कि एक अपना चैनल चलता है, इसको आप सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे, हम आपका लगातार सहयोग और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर पाएँ। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। जब तक अगला वीडियो आता है तब तक के लिए धन्यवाद और
यही कामना करता हूँ कि आप लगातार हमारा इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।